पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और हमने थर्ड लॉ भी देखा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर कि जितने भी लॉ हैं आपके न्यूटन्स का, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, वो सर रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रिमेंबर तो हो जाता है बट कभी कभी क्या होता है कि वो आपका याद नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज देखिए आपको पता होगा, एक छोटा सा बात है कि जो पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ से होती है? तो आपका जड़ से होती है, ठीक ना। तो यहाँ से हम देखिए या लिख रहे हैं, जड़ से क्रिया। क्लियर? इसमें देखिए जड़ से क्रिया मैंने इसलिए लिखा कि आपका जड़ से मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आपका क्या होता है कि जड़त्व का भी नियम का हम लोगों को पता चलता है। क्लियर ना? अब देखिए जड़ हो गया, जड़ से मतलब क्या? जड़त्व। यहाँ लिख देते हैं जड़त्व। क्लियर? अब देखिए से क्या होता है? तो आपका संवेग। संवेग क्या था इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था और आज उसके रूप में बृहत रूप देखेंगे कि एक्चुअली संवेग मेरा होता क्या है। अब अनदर चीज़ है आपका, तो ये संवेग क्या होता है? तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अब अनदर देखिए क्या है आपका, तो क्रिया जो बताए थे न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या था कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, बराबर होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्रिया से क्या लिख लीजिएगा कि मतलब याद रखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्लियर हो गई। एक ट्रिक था आपका यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे कि जड़ से क्रिया मतलब क्या? जड़ हो गया आपका जड़त्व, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। से हो गया संवेग, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्रिया हो गया आपका पता ही है, थर्ड लॉ में होता है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है वो आपका हो गया कि थर्ड लॉ में। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या याद करना है आपको? तो सिर्फ जड़ से क्रिया, ठीक है। अब चलिए अनदर चीज हम लोग देखते हैं कि संवेग मेरा होता क्या है। देखिए संवेग जो होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्य रूप से किसी भी ऑब्जेक्ट, संवेग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। और इस संवेग को किसी से इंडिकेट करते हैं? तो हम लोग कैपिटल P से। क्लियर ना? यहाँ पे हम लिखते हैं P बराबर m इंटू भी। यहाँ लिख लीजिएगा वेयर P इज इक्वल टू हो गया आपका संवेग, m हो गया द्रव्यमान किसमें? तो किलोग्राम में, और v हो गया आपका वेग, ये हो गया आपका तो मीटर प्रति सेकंड में। तो p बराबर क्या हो गया? तो आपका m इंटू भी। अब देखिए यूनिट इसका देखिए क्या होता है, मास का क्या होता है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? तो किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरा संवेग का यूनिट क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया मेरा यूनिट किस में? तो एसआई में। तो संवेग का एसआई यूनिट्स भी देख लिए। और P बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला था आपका MV। अब देखिए संवेग बोलते किसको है? संवेग एक्चुअली होता क्या है? संवेग का डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे आप। लिखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग कहा जाता है। क्लियर? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अब देखिए
संवेग होता कैसे है, सबसे पहले वो समझिए। सपोज डैट, मान लीजिए, दिखाई दे रही होगी और यहाँ लिख लें, मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक ना, और एक ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका मास भी होगा और क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा भी होगा, क्लियर ना, द्रव्यमान भी होगा आपका और वेग भी होगा। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो आपको इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो छोटा सा बच्चा का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये बच्चा आपको क्या किया, तो टक्कर लगा दिया। टक्कर जैसे आपको मार दिया, तो छोटा सा बच्चा है, इसका तो मास और वेलोसिटी भी कम ही है, या फिर मान लीजिए कि वेलोसिटी सेम है, मास कम है, तो आपको तो कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क आपके बॉडी पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या है कि एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा ट्रक, ठीक ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रक, इसका ही मास होगा, इसका वेलोसिटी होगा। ये आपको क्या करता है कि पीछे से ही आकर टक्कर मारता है, तो क्या होगा कि आप तुरंत फेंका जाइएगा, ठीक ना। या फिर ऐसा होगा कि आपका जो वेलोसिटी, जो आपका हड्डी है शरीर का, वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगा। तो ये दोनों क्या है कि मतलब देखिए, इसका भी भार, इसका भी भार, इसका भी वेलोसिटी, इसका भी वेलोसिटी, मतलब क्या, जब फोर्स लगता है, मतलब कि जो गया मेरा संवेग, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड किया, तो मास और द्रव्यमान पे, क्लियर ना। तो ये आपकी संवेग में आती है। चलिए, जिनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग संवेग समझ में आ गई होगी। अब अनदर हम लोग देखते हैं आवेग के बारे में, जिसको इम्पल्स बोला जाता है। संवेग इसलिए डिफाइन करना जरूरी था कि आगे है संवेग संरक्षण, क्या है उसके बारे में। पहले इम्पल्स पढ़ने के पहले एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। मान लीजिए कि रोहन सर का द्रव्यमान है 60 केजी, मतलब क्या है कि ये 60 केजी के हैं, ठीक है। और क्या है आपका कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो जा रहा है, कितना, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अब पूछ देगा कि रोहन सर का संवेग कितना है, ठीक ना। तो P बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया था, m इंटू भी, आपको दिया है क्या, m दे दिया है 60 केजी, P बराबर डाल देते हैं 60 केजी, और वेलोसिटी किस गति से जा रहे हैं, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और 00, ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो है इनका संवेग हो गया। समझ में आ गया। तो छोटा छोटा चीज़ जो है आपको इस टाइप से ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे, क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं आवेग के बारे में। आवेग क्या होता है, न्यूटन्स लॉ समझ गए हैं। न्यूटन्स लॉ का ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया कि किस प्रकार से रिमेंबर करना है। अब चलिए क्या करना है आपको कि इम्पल्स, आवेग, आवेग लिखिए। आवेग क्या होता है, आवेग के बारे में देखिए। इसमें क्या होता है आपका कि बल, ठीक ना, और समय अंतराल के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। इसके बारे में लिखेंगे आप, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग बोला जाता है। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग बोला जाता है, आवेग बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। इसमें देखिए आवेग को कैपिटल आई, मतलब इसको इम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक ना। तो आई द्वारा, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू
डेल टी। डेल टी हमने इसलिए लिखा कि वो समय अंतराल है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे आपको वेयर आई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखें, आवेग, ठीक ना। एफ बराबर हो गया क्या, तो बल, और यहाँ पे डेल टी बराबर हो गया आपका समय या अंतराल। तो क्या होता है, आई बराबर होता है आपका एफ इंटू डेल टी। इसका ये देखिए सदिश होता है कि अदिश होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज होता है, इसके बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है कि डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि हो जाएगा। ये सदिश राशि होता है। क्लियर होगी बात। तो आवेग था, इससे बहुत कम मात्रा में पूछता है, लेकिन जब हम लोग डीपली पढ़ ही रहे हैं तो क्यों हम कोई भी स्टेप को छोड़ के आगे बढ़े, ठीक ना। तो ये था एक नॉर्मल सा छोटा सा सेशन है आपका आवेग के बारे में। आवेग जो था आपका बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आवेग कहा जाता है। क्लियर होगी बात मेरी। अब चलिए आवेग के बाद हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण के बारे में। संवेग संरक्षण, देखिए सबसे पहली बात कि संवेग संरक्षण होता क्या है, या किसी भी चीज़ मतलब संरक्षण ही। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, तो 400 रुपया है, ठीक ना। 400 रुपया में से हम क्या किए कि धड़ल्ले से 200 रुपया पूरा क्या किए कि उड़ा दिए। क्या किए, 200 रुपया हम उड़ा दिए। और कोई दूसरा आदमी क्या किया कि पीछे से आके फिर मेरा 200 रुपया रख दिया। समझ में आया। तब इधर तो सेम मात्रा में क्या किए, उड़ा दिए, और सेम मात्रा में इधर से कोई हमको मेरे पास आके रख दिया। तो ये जो रखाया ये संरक्षण हुआ। किस प्रकार का संरक्षण हुआ, तो आपका मनी संरक्षण हुआ, ठीक ना। मतलब कोई भी चीज़ को संरक्षित करके रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संरक्षण कहते हैं। अब संवेग संरक्षण पे देखिए क्या होता है, इसके बारे में लिखिए कि वस्तुओं के सिस्टम पर, सिस्टम का हिंदी होता है आपका निकाय, ठीक ना। इसका देखिए डिफिनेशन होता है कि वस्तुओं के सिस्टम मतलब वस्तुओं के निकाय पर यदि बाहरी बल आरोपित, ठीक ना, अगर कोई बाहर से कोई फोर्स हम क्या करें उस पर ना अप्लाई करें, ठीक ना, तो वो सिस्टम का कुल संवेग जो होगा ना, क्या होगा आपका, संरक्षित रहेगा, ठीक ना। कुल संवेग जो होगा आपका संरक्षित रहेगा, मतलब वो वेस्ट होगा ही नहीं। जो संवेग है वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये क्या संरक्षण हो गया। क्लियर ना। इसके बारे में लिखेंगे आप कि संवेग संरक्षण मतलब लिखिए कि वस्तुओं के, यहां से लिख देते हैं इसको इस टाइप से, वस्तुओं के सिस्टम, ये हो गया आपका निकाय पर, ठीक ना। वस्तुओं के सिस्टम निकाय पर यदि बाहरी बल, क्लियर, यदि बाहरी बल आरोपित ना हो, यदि बाहरी बल आरोपित न हो तो, ठीक ना, क्या है कि यदि वस्तुओं के सिस्टम पर यदि बाहरी बल आरोपित न हो तो उसका, लिख लीजिएगा, न हो तो उस सिस्टम पर या उस सिस्टम का टोटल संवेग, उस सिस्टम का क्या लिखते हैं, कुल संवेग सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक ना। अब देखिए ये तो समझ में आ गई संवेग संरक्षण। इसमें देखिए क्या होता है, इधर मिटा देते हैं। हमने बोला कि कोई बाहरी फोर्स आरोपित ना हो, बाहर का फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तो वो क्या होगा कि उसका जो संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा, मत, ठीक ना, मतलब बचा रहता है। सपोज दैट, देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2।
ये फॉर्मूला भैया याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ट्रक और ठेला में ही टक्कर लगवाते हैं पहले, ठीक ना। क्या करते हैं कि ट्रक और ठेला में ही टक्कर लगवा के देखते हैं। मान लीजिए देखिए आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा कि एक 2000 किलोग्राम भार वाले, ठीक ना, यदि एक 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, ठीक ना, और सामने खड़े ठेले जिसका द्रव्यमान, ये तो छोटा हो जाएगा ठेला, जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, तो वो क्या हुआ कि आपका जाके टकराया, ठीक ना। यहाँ से क्या किया कि ये इधर से भी जा सकता है या फिर ठेला भी डायरेक्ट आके इसमें टकरा सकता है। जाके टकराया तो टकराने के बाद, ठीक ना, ठेला क्या का कुल गति क्या होगा। अब यहाँ पर सोचिए ना कि न्यूटन से थर्ड लॉ क्या था आपका कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ना यहाँ पे कि ये ट्रक इधर गया और इधर ठेला से आया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आया, तो ट्रक का क्या है कि द्रव्यमान ज़्यादा है, ठेला का कम है, और मान लीजिए कि वेलोसिटी भी सेम है, सेम डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक ना। तो मारेगा, इसमें क्या होगा, तो ठेला जो है ज़्यादा कम ना है और ट्रक ज़्यादा भार वाला है, तो क्या होगा, ठेला वाला बेचारा फेंका जाएगा, धंसेगा, कहाँ फेंकाएगा पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है कि पूरा चूकना चूर हो जाए वो। तो यही तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ बोले थे ना कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो थर्ड लॉ से ही ना संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपका क्या हुआ, प्रतिपादित हुआ। क्लियर हो गई बात। अब चलिए देखते हैं आगे। हमने क्वेश्चन क्या बोला था कि मान लीजिए कि 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक जो कि है 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक ना, सामने खड़े ठेले जिसका द्रव्यमान क्या है 500 किलोग्राम है, जाके क्या होता है कि टकरा जाता है। तो टकराने के बाद ठेला का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ठेला किस गति से जाएगा, किस गति से बढ़ेगा या किस गति से फेंका जाएगा। फेंकाना का क्या होता है, इधर उधर चल जाना है, मतलब हमारा 10 सेकंड फेंका गया पता ही नहीं चला। क्या है, क्या कि ट्रक का जो भार है बहुत ज़्यादा है और ढेला का कम है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, निकाल देंगे। देखिए 00 इधर है तो 00 इधर हम कैंसिल कर दिए, ठीक ना। इधर से देखिए 5 का 20, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हम मेरा 4 × 20 मीटर प्रति सेकेंड बराबर V2। तो यहाँ पे V2 बराबर लिख देंगे 20 का 80 मीटर प्रति सेकेंड, निकल गया। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपसे एग्जाम में पूछेगा, समझ में आई बात। तो हड़बड़ाना नहीं है, तुरंत बना देना। हम क्या देखे तो ट्रक का ठेला देखे, ठीक ना। अब देखिए गोली बंदूक में हम आते हैं, ये समझ में आ गई ना बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ के गोली बंदूक वाला देखते हैं क्या है उसका सिस्टम। गोली बंदूक देखते हैं। गोली बंदूक को छोड़ने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। हम लोग तोप पे देखते हैं, तोप और गोला, ठीक ना। पाकिस्तान ऐसे ही खलबला रहता है, जब तक सीज फायर तोड़ देता है उसको क्या, तो उल्लंघन करके फायरिंग स्टार्ट कर देता है। हम आते हैं तोप और गोला पे। यहाँ हम ले लेते हैं तोप, इधर ले लेते हैं तो गोला, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम, ठीक ना, द्रव्यमान वाले तोप से, ठीक ना, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले तोप से क्या किया जाता है तो 50 किलोग्राम गोला को छोड़ा जाता है, ठीक ना। छोड़ने के बाद जो गोला है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या भी बोले कि 1000 मान लीजिए कि द्रव्यमान वाले तोप से एक गोला को छोड़ा जाता है, ठीक है। गोला जब छोड़े तो कितना, तो गोला का द्रव्यमान दे दिया कितना था 50 किलोग्राम, ठीक ना। जब छोड़ा तोप से गोला तो ये कहाँ गया तो
20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो गया। तो जैसे गया छोड़ा तो क्या हो गया कि जब भी क्या होता है कि छूटता है तो पीछे की तरफ झाए सेकंड झटका देता है। क्या करता है, धक सेकंड पीछे की तरफ आपका झटका दे दिया। तो इसमें क्या हो गया कि ये कितना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तोप पीछे आया, ठीक ना, कितना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तोप पीछे आया, इस टाइप से पूछेगा। तो क्वेश्चन डाल दिए, हमको सिर्फ याद रखना है m1 v1 हम तो लिखिए दिए हैं, तो कहला लिख रहे हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 00 इधर है तो 00 इधर हम काट दिए। अब देखिए 5 2 जा 10, आइयो कट गया, मेरा क्या बचा तो 1 बचा, ठीक ना, समझ में आई बात। तो v1 बराबर हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब क्या कि 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तुरंत पीछे की तरफ आ गया होगा। कौन, गोला। तो देखिए गोला तो ट्रक ठेला, ठीक ना, ट्रक कार, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के इसी सब चीज़ पे रिलेटेड रहेगा। कहाँ से, संवेग संरक्षण के नियम से या संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। समझ में आ गई बात। एगो और पूछता है आपका नाव वाला, बताते हैं नाव वाला, तो भूलिए गए थे हम। नाव वाला देखिए, नाव वाला में क्या पूछेगा कि नाव वाला लड़का का कभी कभी क्वेश्चन खूब देता है। मान लीजिए ये नाव है, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आपका लड़का है, ठीक ना। नाव का दे देगा कि मान लीजिए कि इसका भी ले लीजिए 200 किलोग्राम नाव, ठीक ना, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। उस पे खड़ा लड़का का द्रव्यमान मान लीजिए कि 10 किलोग्राम के द्रव्यमान के लड़का जब किनारे पे जाने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में तड़पता है तो क्या होगा कि नाव कितना तड़पने के बाद, ठीक ना, तड़पना मतलब क्या होता है, कूद जाना। तो जब वो लड़का 10 किलोग्राम का है तो कूदता है नाव से, तो वो कूदेगा तो आगे जाएगा ना जी, न्यूटन से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, याद कीजिए, आगे जाएगा। तो जब आगे गया तो कितना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो आगे गया, समझ में आया। तो इस टाइप से पूछेगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं 10 से 10 कैंसिल कर दिए, v2 क्या हो गया मेरा, तो 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तुरंत आगे की तरफ क्या होगा, तो वो कूद जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत वाला नियम जो है हमेशा आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, इसीलिए इस पर थोड़ा 2-4 माह हमने ज़्यादा ही मतलब एग्जाम्पल दिए। ऐसे भी तो एग्जाम्पल और जो भी सॉल्यूशन है आपका, जैसे ही मतलब कोर्स जब समाप्त होने लगेगा तो एक टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें सारे चीज़ मिलेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हम या फिर हमारे टेक्निकल पर्सन टीम जो है वो सारे लोग मिलकर आपको सॉल्यूशन करेंगे और आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो क्लियर हो गई बात यहाँ से। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा ध्यान दिए, मेरा कड़ाक सेकंड आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी देखिए क्या होता है कि पूछ देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक गोला यहाँ है, ठीक है, और दूसरा का गोला यहाँ है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में देखिए। एक गोला यहाँ है तो इसका भी क्या होगा, था m1 हो गया, इसका भी v1, इसका मान लीजिए m2 हो गया और इसका भी क्या हो गया, तो v2। जब ये गोला क्या हुआ कि इधर से ये तो फिक्स है, मेरा यहाँ पे फिक्स है, मान लीजिए कि इसको हम फिक्स रख दिए। फिक्स रखने के बाद क्या हुआ कि जब ये गोला इधर की तरफ गया तो ये इधर की तरफ जाने के बाद जब इसमें सटा तो कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाया होगा। ध्यान से बात सुनिए, सटा तो कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाया होगा। सटने के बाद क्या होगा कि जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो दोनों क्या होगा कि सट गए। इधर देखिए, मान लीजिए इसको सटा देते हैं यहाँ पे। सटने के बाद दोनों जो गोला है कुछ ना कुछ दूरी, ठीक ना, लुढ़का दिए। दो गोली समझते हैं ना, गोली खेलते हैं लड़का में, तो क्या होगा, 2 गोली को हम लोग क्या के लेके फेंके तो कभी कभी क्या होता है कि टकरा के जाता है गोली एक दूसरे में और दोनों एक ही जगह सट जाता है। सटने के बाद टकराया और सटा तो उस दौरान क्या होगा कि कुछ ना कुछ क्या होता है कि डिस्टेंस तय कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों सट के कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोली टकराने के बाद, ठीक ना, आपस में टकराने के बाद कुल कितना, ठीक ना, जो डिस्टेंस है मतलब कितना मीटर प्रति सेकेंड वो आगे बढ़ा। समझ में आई बात मेरी, मतलब क्या है कि कितना वो दूरी तय किया, इस टाइप से समझिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं
हमारा मान लीजिए कि m1 इंटू V1 और m2 इंटू V2 लिखल है इस पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक फर्स्ट गोला यहाँ पे ले लीजिए, गोला फर्स्ट, गोला सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं टकराने के बाद, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि एक गोली, ठीक ना, 10 किलोग्राम का है और वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दूसरे गोली को, जिसका द्रव्यमान जो था आपका कितना, इसका द्रव्यमान कितना दे देता है, तो मान लीजिए कि इसका भी मतलब 10 से दे दिया 10 किलोग्राम, और इसमें भी क्या है कि हमको दिया नहीं है कि हमको V2 निकालना है कि टकराने के बाद वो कितना मीटर प्रति सेकंड आगे बढ़ा, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली बच्चा लोगों को कम से याद रहता है कि m1 इंटू V1 इंटू m2 इंटू V2 रख दिए, फॉर्मूला वहाँ से पद निकाल दिए। देखिए क्या गलती करते हैं ज़्यादा लोग, यहाँ से क्या m2 इंटू V2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, m2 भी मेरा 10 दिया है इंटू V2 दे दिए, 10 से 10 काट दिए हैं, तुरंत एगो आंसर में देखिएगा कि कोनो कोना में पड़ल रहेगा 4 गो ऑप्शन में V2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड में कटाक से लड़का मार देता है, ठीक ना। लेकिन ये क्या होता है कि आपका सरासर रॉन्ग हो जाता है, पूरा का पूरा मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है कि यहाँ पे देखिए जब ये टकराया दोनों गोली दोनों मार, तो यहाँ पे जब एक हुआ तो क्या करेंगे m1 प्लस m2, ठीक ना, क्या करेंगे हम लोग m1 प्लस m2 दोनों का जोड़ के फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब मेरा ही जाके सही होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू V2, ठीक ना। इस टाइप से ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा टकराने के बाद। समझ में आई बात। अब अनदर हम लोग चीज़ देखते हैं कि m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू V2, ये हो गया ना। अब चलिए बात m1 इंटू V2 कितना दे दिया था, तो 10 दिया था वो किलोग्राम, 5 ही दिया था ये। फिर इसका भी क्या था 10 था, दोनों का हम बताए थे, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया था 20। अब V2 हमको पूछता है, यही ना बताना है जी। तो 10 इंटू 5 ये हो गया, 10 क्या हो गया था 20 इंटू V2। अब चलिए 10 से 10 कैंसिल कर दिए, 5/2 इज इक्वल टू V/2। तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 5/2 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको इसे डिवाइड दीजिएगा तो 2 2 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर सही। समझ में आ गई बात। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, मन से इसको थोड़ा सा एक बार नज़र से देखिएगा तो रिमेंबर हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरी बात समझ में आ गई। तो ये टकराने के बाद का प्रोसेस होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। अब चलिए एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है, लोग बोलते भी हैं कि सर आप आगे पढ़ाते चल जाते हैं लेकिन पीछे वाला हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा देखिए, क्या कीजिए कि आपके अनुसार आप कैसे भी स्टडी करते हैं वो उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ आप मतलब अप टू डेट रहिए कि कोई भी क्वेश्चंस के मामले में आप अप टू डेट रहिए कि आपको कैसे क्या करना है। मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, रोज़ क्या करते हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। तो पढ़ने के पहले 10 से 20 मिनट समय निकाल लीजिए और जितना जो रिपीट जो कोर्स मतलब पढ़ा दिया गया है पीछे वाला, उसको एक नज़र क्या कीजिए कि पेज उल्टा के देख लीजिए, सिर्फ एक नज़र उसको देखते जाइए। इस टाइप से देखिएगा तो क्या होगा कि आपका माइंड में जो होगा पूरा दोबारा रिपीट हो जाएगा और ये कंटेंट धीरे धीरे करते करते एक विशाल रूप ले लेगा जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मेहनत कीजिए, यूं ही आगे बढ़िए और फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका अब ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक था, हम लोगों ने किस किस चीज़ पर डिफाइन किया, किस किस चीज़ को पढ़ा, तो आपको पता होगा फोर्स देखे हम लोग, ठीक ना। फोर्स के बाद क्या देखे थे, तो आपका तो न्यूटन्स लॉ देखे थे, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बाय स्टेप देखे थे। सेकंड लॉ पे हम लोगों ने क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल सेशन को भी कंप्लीट किए थे। और अनदर चीज़ देखिए, न्यूटन्स लॉ समाप्त होने के बाद संवेग आवेग और संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी हमने देखा, ठीक है। तो फिर मेहनत कीजिए और मन से पढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।